चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की गाइड ज्योति जासूस। बड़े बड़े खुलासे हुए, लेकिन उससे पहले 3 बड़ी तस्वीरें। आज की पहली तस्वीर, नेतन्याहू हमास का खात्मा कर रहे हैं। गाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में बमबारी जारी है। ये इजराइल की बमबारी की तस्वीर है। गाजा की इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह बंजर हो चुका है। पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है। 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेतन्याहू ने कहा है वो हमास के खात्मे के बाद ही रुकेंगे। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हमास के आतंकियों को खोजकर इजरायली सेना मार रही है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टैंक्स अंदर गाजा में मौजूद। बड़ी तस्वीर, पहलगाम के हमले के बाद बांग्लादेशियों पर एक्शन शुरू हुआ और दावा है मिनी बांग्लादेश जो गुजरात में है उस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। लाइन से जेसीबी आपको नजर आ रहे हैं, पोकलेन मशीनें नजर आ रही हैं। दर्जनों बुलडोजर पहुंचे थे। आज दूसरे फेज में दरअसल बुलडोजर एक्शन हो रहा था और ये बुलडोजर चले हैं। दावा है कि जिन लोगों ने अवैध घर बना रखे थे वो इलाका मिनी बांग्लादेश के नाम से मशहूर था और बहुत से बांग्लादेशी अवैध भी रह रहे थे, ये भी दावा है। और कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर चलना शुरू हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी बस्ती है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। 8,000 मकान आज गिराए जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है LOC पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है उसके बाद देखिए घरों का हाल क्या है। आज एक मस्जिद पर भी पाकिस्तान की तरफ से गोला दागा गया, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बॉर्डर पर जो आम लोग रहते हैं, बेगुनाह लोग जिनका कोई कसूर नहीं, पाकिस्तान की लगातार फायरिंग में उनके घर मलबे में तब्दील हो गए और 28 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त में। ये पंखे का हाल देखिए जरा। ये बढ़ और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत जो एक्शन ले रहा है कि
ले चुका है भारत एक्शन पाकिस्तान में। खबर यह है कि पाकिस्तान में एक और आतंकी को कोई ठोक गया है और हाफिज सईद का करीबी बताया जा रहा है लश्कर का आतंकी। लश्कर का एक और आतंकी गोली का शिकार हुआ है। कोई ना कोई आतंकी को आकर ठोक जा रहा है। जानकारी मिल रही है हाफिज का करीबी था, लश्कर का आतंकी था। आतंकी का नाम आमिर हमजा है और आमिर हमजा गोली लगने से घायल हो गया है। आमिर हमजा की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये आतंकी बताया जा रहा है लश्कर का आतंकी। गोली लगी है, गोली के बाद आप देख रहे हैं बिस्तर पर नजर आ रहा है। हमजा को गोली लगी है, फिलहाल घायल है, अस्पताल में भर्ती है। कि जब अंधेरों की लश्कर का को फाउंडर है, सह संस्थापक है। हाफिज के बाद नंबर 2 आप समझ सकते हैं, यानी बहुत बड़ा आतंकी है। अगर हाफिज के बाद नंबर 2 है और लश्कर का सह संस्थापक है अबू हमजा और सह संस्थापक को कोई अज्ञात आकर मार गया है, अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कौन अनजान शख्स है, कौन मार कर जा रहा है, किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान में इसी बात का डर और खौफ है। आतंकी घबराए हैं कि अब कहां से कौन आकर गोली मारकर चला जाएगा। इसकी अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है, इसका नाम है आमिर हमजा, लश्कर का बड़ा आतंकी है, हाफिज सईद का राइट हैंड आप कह सकते हैं। लश्कर को इसी ने तैयार किया, इसने और हाफिज सईद ने मिलकर, और इसे आकर कोई ठोक कर चला गया। 2 तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, पहली तस्वीर आमिर हमजा की ये, और दूसरी तस्वीर आमिर हमजा को कोई गोली आकर मार गया है और उसके बाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लश्कर तैयबा का सह संस्थापक आमिर, आतंकी हाफिज सईद का करीबी आमिर। लश्कर वो संगठन जो टीआरएफ से जुड़ा था, टीआरएफ वो संगठन जिसने पहलगाम में बेगुनाह लोगों की जान ली और 28 लोगों की जान ली। कि जब अंधेरों की कोख से और 2 दिन पहले सैफुल्लाह की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2 दिन पहले सैफुल्लाह को भी मारा गया था। ये सैफुल्लाह आप देख रहे हैं, सैफुल्लाह को भी कोई ठोक कर चला गया। ये लश्कर का कमांडर था। तो कौन है जो अज्ञात, जो रोज किसी ना किसी आतंकी को मार जा रहा है, और यही डर और खौफ हाफिज सईद को है कि कहीं कोई आकर मार ना जाए, इसलिए सेना सुरक्षा दे रही है। यही डर मसूद अजहर को है कि कहीं से कोई कोने से निकलकर कोई मार ना जाए, और यही डर वहां दाऊद इब्राहिम को भी सता रहा है। अब हम बात करेंगे उस चेहरे की जो पिछले 3 दिन से सुर्खियों में है, जो पिछले 3 दिन से खबरों में। ज्योति और दानिश की तस्वीर आप देख रहे हैं। दानिश पाक एम्बेसी में था, जिसे भगा दिया है भारत सरकार ने, और दूसरी तस्वीर ज्योति की देख रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ज्योति गिरफ्तार है। अब मैं आपको बताऊं, ज्योति पर आरोप है कि ज्योति बहुत संवेदनशील जगहों पर जा रही थी, सेंसिटिव इलाकों के वीडियो बना रही थी। ये आप देख रहे हैं, ज्योति अयोध्या पहुंच गई, अयोध्या का वीडियो बनाया, अति संवेदनशील जगह जहां ज्योति पहुंची। सुनिए जरा। राम जी का जन्म हुआ, श्री राम, अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई है। इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ जोरों शोरों पे है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के भी मजा आ रहा है। वाइब्स आ रही है यार, जैसे यहाँ पे मैंने पहले कदम रखता है इंसान तो एक वाइब्स आती है कि यार मैं इतनी पावन धरती पे आई हूँ। और दूर से ही एक बार हमारे श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए और सभी बोल दीजिए एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। तो ज्योति आखिर किस मकसद से गई थी अयोध्या? सिर्फ वीडियो बनाने या किसी के इशारे पर काम कर रही थी? अगली तस्वीर देखिए। ज्योति की बॉर्डर से तस्वीरें, केवल अटारी बॉर्डर नहीं, देश के अलग अलग बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीरें ज्योति की हैं, जो बता रहा है क्या ज्योति खुद ये वीडियो बना रही थी बॉर्डर से, या किसी के कहने पर ये वीडियो बना रही थी, या पाक के इशारे पर बना रही थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ज्योति की तस्वीर आई है। दावा ये है कि पाकिस्तान का एजेंट है ये। बाली में ज्योति उसके साथ देखी गई। पाकिस्तानी एजेंट के साथ ज्योति का ये वीडियो बाली का बताया जा रहा है। सामने जो शख्स है, इसे पाकिस्तानी एजेंट होने का दावा किया जा रहा है। मैं इंडिया से हूँ, आप कहाँ से? मैं इंडिया से हूँ, आप कहाँ से हो? लाहौर से। अरे नाइस मीटिंग भाई, पाकिस्तानी मिल गए यहाँ फाइनली फिर से। Cheers. ज्योति जिस शख्स से बात कर रही है वो लाहौर से है, लेकिन जांच आगे बढ़ी
तो बड़ा खुलासा हुआ, ज्योति की डायरी हाथ लग गई। ज्योति की डायरी के पन्ने आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है सविता को कहना फ्रूट्स ला दे। अब ये सविता कौन है, किसे फल लाने की बात कर रही है? डायरी में जो लिखा हुआ है, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके वापस आ गई हूं अपने वतन, ये सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है। ये डायरी सविता को कहना फ्रूट्स ला दे, घर का ख्याल रखे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, दवाइयां लिखी हैं। क्या ये सिर्फ बात लिखी गई है या ये कोड वर्ड के जरिए किसी को कोई इंफॉर्मेशन भेजी गई है? जंक्शन पे हैं, अयोध्या की पावन धरती। हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। लाहौर से मॉडल जैसी यूट्यूबर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। वो देश के अलग अलग ठिकानों पर जाकर खास मकसद से वीडियो बना रही थी। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान तक वो देश के कई राज्यों के बॉर्डर तक गई। बॉर्डर के कुछ वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाले और शक है कि बहुत से वीडियो और जानकारी उसने पाकिस्तान भी भेज दी। बाड़मेर जंक्शन पे हैं हम, बाड़मेर राजस्थान में। मथुरा से लेकर उज्जैन तक के मंदिरों में जाना और उसके वीडियो बनाने के पीछे क्या उसकी कोई खास चाल थी? जय श्री राम, अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। जासूस ज्योति की अब एक सीक्रेट डायरी जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। इस डायरी में कोड वर्ड में बहुत कुछ लिखा गया है जिसे डिकोड करने पर एजेंसियों को बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच मिल सकता है। ज्योति क्या सिर्फ एक दो जगह गई थी? कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ज्योति बाड़मेर भी गई थी। आपको याद होगा, यह महज इत्तेफाक है क्या कि बाड़मेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था, मिसाइल से हमला किया था। बाड़मेर में भी कैंप है, ज्योति बाड़मेर गई थी। क्या यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है। शुरुआत हो रही है चहचहाती चिड़ियों से, इतनी खूबसूरत सुबह मिल जाए और आज भी वेल्दी और ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए निकल जाए। हम चलते हैं। आज का हमारा इस ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है। शुरुआत हो रही है चहचहाती चिड़ियों। ज्योति अमरनाथ भी गई थी। क्या सिर्फ ट्रैवल का वीडियो ज्योति बना रही थी इसलिए अलग अलग जगह जा रही थी, या इन जगहों का चयन कोई और कर रहा था? किया है। यहाँ से यात्रा शुभारंभ होने वाला है और यहाँ तिलक लगवाने वाले हैं। पंडित जी, जय भोले की, हर हर महादेव। यात्रा का बहुत ही अच्छे से शुभारंभ किया है, यानी कि बाबा बर्फानी की गुफा बिल्कुल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जय बाबा बर्फानी। हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए। इतना ह्यूज जायंट शिवलिंग बना हुआ है ना बर्फ से। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, मेरी आईज को बिलीव ही नहीं हो रहा। ओह लॉर्ड शिवा। ज्योति अब एजेंसियों के शिकंजे में है तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वरना आम आदमी को लगेगा सामान्य कोई ट्रैवल वीडियो बनाने वाला वो वीडियो बना रहा है। ज्योति वृंदावन गई, वो सारे संवेदनशील जगह जो आतंकियों और पाकिस्तान के निशाने पर हो सकते हैं उन सारी जगह ज्योति पहुंच रही है। आ चुके हैं दर्शन करने के लिए और मुझे लगता है 2 घंटे यहाँ पे दर्शन होने वाले नहीं है। राधे 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 बोलो, राधे राधे। शाम के बज चुके हैं 5 और हम पहुंचे हैं अभी श्री राधे राधे आश्रम में। लगेज वगैरह हमने अपना निकाल लिया है गाड़ी से और प्रेम मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं दर्शन करने के लिए और मुझे लगता है 2 घंटे यहाँ पे दर्शन होने वाले नहीं है। राधे राधे राधे। आइए अब आपको बताऊं कि ज्योति दरअसल देश की कौन कौन सी जगह गई और ये सारी जगह बहुत सेंसिटिव थी। देखिए, सबसे पहले देखिए, ज्योति डल लेक श्रीनगर गई, गुलमर्ग गई, पहलगाम गई जहां आतंकी हमला हुआ, पैंगोंग लेक लद्दाख, सोचिए उस बॉर्डर पर पैंगोंग लेक तक गई जो भारत और चीन के लिए बहुत खास है, जैसलमेर जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, बाड़मेर ये भी सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के सटती है, अटारी बॉर्डर इंडो पाक बॉर्डर है, अयोध्या संवेदनशील जगह, काशी देश की धर्म नगरी, वृंदावन, मथुरा, संगम प्रयागराज भी गई, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ मंदिर, ऋषिकेश, स्वर्ण मंदिर, ये सारी जगह पर ज्योति गई है और स्वर्ण मंदिर पर भी हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, यह भी कल पता चला है। अब
इन जगहों पर जाने का मकसद क्या था, जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति पर रोज खुलासे हो रहे हैं। देश में कई संवेदनशील जगहों पर ज्योति ने वीडियो शूट किए, कई जगहों पर तो वीडियो शूट की सोचिए परमिशन भी नहीं होती, अनुमति नहीं होती है। इसके बावजूद ज्योति ने वीडियो बनाकर पोस्ट किए। पाकिस्तान ज्योति के वीडियो का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि ज्योति पाक के लिए लोकेशन गाइड बन गई थी। जांच एजेंसी ज्योति से पूछताछ में इसकी जांच कर रही है। पाक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को टारगेट कर ड्रोन भेजा था। 2022 में ज्योति ने यहां के संवेदनशील हिस्से का वीडियो बनाया था। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम का वीडियो भी बनाया था। यहां पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया और वो डल लेक, लद्दाख की पैंगोंग लेक तक गई थी। पैंगोंग चीन से लगी LAC से सटा हुआ है और 25 मार्च 2024 को उज्जैन के महाकाल मंदिर का वीडियो बनाया। यहां उसने बाहरी सुरक्षा घेरा और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को भी दिखाया है। जासूस ज्योति ने बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके के भी वीडियो बनाए थे। बाड़मेर से लेकर मुनाबाव तक ट्रेन में सफर किया। अयोध्या, काशी से लेकर केदारनाथ मंदिर तक के वीडियो बनाए ज्योति ने। NIA और बाकी एजेंसी ज्योति से इस पर लगातार सवाल कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ज्योति से यह सब कौन करवा रहा था? ज्योति को क्या यह इशारा पाकिस्तान से मिल रहा था? क्या यह इशारा पाकिस्तानी आर्मी और सेना, ISI खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है वो दे रही थी, वो जासूसी करवा रही थी? या फिर खबर यह भी है कि पाकिस्तानी एजेंसियां जानना चाहती थी ज्योति के जरिए कि क्या वो रॉ एजेंट्स को जानती है? रॉ भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स, उनका दावा था, उनका सोचना था कि वो पाकिस्तान में है। ज्योति बता दे कि पाकिस्तान में कौन कौन रॉ एजेंट है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ज्योति की चैट, ज्योति का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मोबाइल से जो चैट निकलकर सामने आई है वो हिला देने वाली है। वो बता रही है कि पाकिस्तान के किन लोगों से ज्योति संपर्क में थी और क्या बात कर रही थी ज्योति। देखिए जरा, मोबाइल से जो चैट सामने आया है, ये चैट में जासूस ज्योति की ISI एजेंट से चैट में खुलासा हुआ। ISI एजेंट ज्योति से कई अहम जानकारी मांग रहा था। ज्योति ने तब अटारी बॉर्डर का वीडियो उस वक्त डाला हुआ था। इसके बाद ISI एजेंट अली हसन ने ज्योति से संपर्क साधा। अली हसन ने लिखा, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति ने कहा, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। अली हसन ने कहा, कोई अंडरकवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, आपने रूम में दोनों को बिठा देना था, अभी लगे रहो। ज्योति ने कहा, नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। दरअसल पाक एजेंट रॉ के बारे में जानकारी मांग रहा था। अली हसन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का अधिकारी है। ज्योति के पाकिस्तान दौरे पर अली हसन ने सारे इंतजाम करवाए। पाक में बेरोक-टोक घूमने से लेकर 5 स्टार होटल में रहने के इंतजाम अली हसन ने ही उसे पाक खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। ज्योति की मुलाकात तब शाकिर और राणा शाहबाज से हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। दरअसल पाकिस्तान में आतंकियों को अदृश्य शक्ति ढेर कर रही है। मैंने आपको दिखाया, लश्कर के राइट हैंड सह संस्थापक को कोई ढेर कर गया। एक एक कर पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका सुराग नहीं लगा पा रही है। इसका आरोप है कि रॉ के जरिए भारत ऐसा करवा रहा है, पाकिस्तान का आरोप है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। भारत भी पाकिस्तान के इन दावों को पहले ही खारिज कर चुका है। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुख्यालय दिल्ली में है। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। रॉ सरकार को सुरक्षा से संबंधित जानकारी मुहैया कराती है। खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना इसका काम होता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी रॉ शामिल है। ज्योति का ताल्लुक हरियाणा से है, हिसार की। सुनिए जरा हरियाणा के CM क्या कह रहे हैं। अब तक पकड़े गए हो, क्या कार्रवाई आगे बातचीत जारी रहेगी? नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जांच एजेंसी जब जांच आगे बढ़ा रही है तो उसे कई अहम सुराग मिल रहे हैं। जांच एजेंसी को ज्योति की डायरी हाथ लगी। जब उनके घर पहुंची ज्योति की रेड करने के लिए जांच एजेंसी,
उसके बाद जहां उनके पिता मौजूद थे तब ये डायरी हाथ लगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है वो डायरी के पन्ने। इन डायरी में बहुत कुछ लिखा है जो ये बता रहे हैं क्या ज्योति कोड वर्ड में किसी से बात कर रही है, क्या ज्योति इशारों इशारों में डायरी में बहुत कुछ लिख रही, क्योंकि ज्योति की जब गिरफ्तारी हुई है उससे पहले ज्योति ने डायरी अपडेट की थी। क्या ज्योति को डर लग रहा था पहलगाम हमले के बाद, क्योंकि उसने पहलगाम हमले के बाद फौरन वीडियो बनाया और कहा पर्यटक जिम्मेदार है कि अब उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जासूस ज्योति की डायरी से खुलासा हुआ है, डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी ज्योति जांच एजेंसी अब इसको सुलझाने में लगी है। इस डायरी को कोड वर्ड में लिखा है, सविता को कहना फ्रूट्स ला दे, घर का ख्याल रखे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लव यू खुशमुश, गुप्ता डॉक्टर की दवाई 1 मंथ। इसमें कुछ दवाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं। जांच एजेंसी यह जानने में जुटी है कि सविता है कौन आखिर। एनआईए ने 2 दिन पहले उसके घर पर देर रात छापा मारा था। इसी दौरान एनआईए को जासूस की एक डायरी मिली और पकड़े जाने के डर से कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी। गिरफ्तारी से पहले ज्योति ने डायरी में यह लिखा। सवाल यह है, क्या यह किसी के लिए कोड वर्ड तो नहीं है? लाइव चैट के दौरान कोड वर्ड में लोकेशन से संबंधित जानकारी देती थी। डायरी के एक पन्ने में पाकिस्तान में मिली मोहब्बत की भी तारीफ की है। पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूं वापस अपने घर और वतन। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए 2 दिन का वक्त बहुत कम था। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। हम सब एक ही धरती पर एक ही मिट्टी के हैं। ये ज्योति की डायरी थी। अब मैं आपको दिखाऊं कुछ और कोड वर्ड जो सामने आए। वो इस तरह इसलिए इशारा कर रहे हैं कि दरअसल कोड वर्ड क्या ये दानिश के लिए थे, क्या ये डायरी में लिखी हुई चीजें पाकिस्तान के लिए थी, किसको क्या बताना चाह रही थी ज्योति। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योति को देखिए, अगली तस्वीर में दिखाऊं, ज्योति को पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर बुलाया था, नेशनल डे पर। यह इनविटेशन कार्ड है, यह न्योता है ज्योति का। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान। नीचे लिखा है मिस ज्योति नीले रंग से। ज्योति को एक यूट्यूबर को पाक एम्बेसी न्योता भेज रही है नेशनल डे पर। और उसके बाद देखिए अगली तस्वीर, फिर ज्योति न्योते के बाद पाक एम्बेसी पहुंची है। ये वो तस्वीर है जिसके बाद वो दानिश से भी मिली है। हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट भाई साहब, मैं तो हिल गई। अब मैं आपको दिखाऊं, यह है भारत में पाक एम्बेसी। यहीं था दानिश, यहीं हुआ नेशनल डे, यहीं गई ज्योति। क्या यह पाक एम्बेसी भारत के खिलाफ जासूसी का अड्डा बन गई है? सवाल इसलिए क्योंकि जासूसी के सारे तार दानिश और दानिश पाक एम्बेसी में इसी से आकर जुड़ रहे हैं। तो अब क्या यह है नया जासूसी का अड्डा? जासूसी के आरोप में पाक अधिकारी दानिश निष्कासित कर दिया गया। दानिश से जुड़े 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ज्योति जासूस की तरह इन लोगों से भी दानिश जानकारी हासिल करता था। किसी दूतावास में तो ऐसे कई तरह के सरकारी काम होते हैं जिसमें वीजा सहित कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन पाक दूतावास में कर्मचारी जासूसी पर फोकस करते थे। आईएसआई के इशारे पर दूतावास के कर्मचारी इसी काम में जुट जाते थे। पैसे का लालच देकर, हनी ट्रैप कर या फिर ब्लैकमेल कर फंसाते थे। इसके बाद सुरक्षा से संबंधी अहम जानकारी हासिल करते थे। और इसी वजह से एक यूट्यूबर पाक में खुफिया अधिकारियों से मिलती थी। पाकिस्तान में कहीं भी बेरोक टोक वो आ जा सकती थी। आईएसआई भारत विरोधी अभियानों पर भारी फंड खर्च करती है। दूतावास के अधिकारी आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। आईएसआई एजेंट जासूसी के लिए भारत में अपने मोहरे तैयार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 जासूसों को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी दूतावास का अधिकतर जासूसों से कनेक्शन है। यानी एक बात साफ है कि पाकिस्तान ये सब दूतावास के जरिए करवा रहा था। क्या? सुनिए जरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का जवाब मिलेगा। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीच का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीच का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए
सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। अब सवाल यह है कि ज्योति सिर्फ भारत के लिए जासूसी कर रही थी, भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की जासूसी कर रही थी। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ज्योति ने बांग्लादेश के वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। क्या ज्योति सिर्फ बांग्लादेश में जाकर वीडियो बनाना चाहती थी जैसे पाकिस्तान के लिए बना रही थी, या कोई और मकसद था? देखिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये वीजा अप्लाई करने गई थी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं ज्योति की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योति जब घूमने के लिए विदेशों में गई है, दुनिया के अलग अलग देशों में, ये ज्योति किसके पैसों पर जा रही थी? आरोप यह है कि ज्योति पाकिस्तान के खर्चे पर विदेश के दौरे कर रही थी और वीडियो बना रही थी। चाइना की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जो कि जाएगी शंघाई से बीजिंग के लिए। 100 बार। आइए अब आपको बताऊं ज्योति किन किन देशों का दौरा कर चुकी है। क्या पाकिस्तान के इशारे पर ही ज्योति दौरे कर रही थी? दुनिया के कई देश शामिल हैं। पिता को पता था कि ज्योति दिल्ली में ही है। यह देखिए, ज्योति भारत से नेपाल गई, भारत से चीन का दौरा भी किया उसने, भारत से थाईलैंड भी गई है, भूटान भी गई है, दुबई भी गई है और पाकिस्तान भी गई है। एक्सपर्ट को सुनिए जरा, एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर। डिफेंस एक्सपर्ट हेमंत महाजन को सुनिए, वो बता रहे हैं ज्योति से आखिर पाकिस्तान क्या करा रहा था। जासूस ज्योति दुनिया के कई देशों में दरअसल गई थी, पाकिस्तान से लेकर चीन का दौरा किया और बांग्लादेश जाने की भी तैयारी में थी। बांग्लादेशी दूतावास से उनके आवेदन मिले और इसमें तारीख नहीं है, लेकिन आवेदन हाल ही में दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आवेदन देने का शक है। जांच एजेंसी अब ज्योति के विदेश दौरे को खंगाल रही है। यहां वो किससे मिली, क्या बात हुई, क्या मकसद था, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट को। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी एजेंट थी कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उनको वो पकड़ी गई, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इनके सिवाय एक और एजेंट पकड़ा गया है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं, हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा ली जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। अभी इम्पोर्टेंट यह है कि एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, लेकिन इसके सिवाय और काफ़ी सारी ज्योति मल्होत्रा होंगी। तो जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी एजेंट्स पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करते हैं वो पकड़े जाए और हमारा इंफॉर्मेशन लॉस ये ना हो। अब देखिए ज्योति को आखिर क्या सजा होगी। ना सिर्फ ज्योति गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस पूछताछ कर रही है, एनआईए भी पूछताछ कर रही है। भारत में कानून क्या कहता है? जासूसों को सजाए मौत तक दी जाती है। कानून में सख्त प्रावधान है, जो जासूसी करता पकड़ा जाए। इन सब पर जासूसी के आरोप लगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 1 दर्जन जासूसों को पकड़ लिया। इन सभी पर जांच के बाद गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी है। पकड़े गए भारत में जो जासूसों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान है। बीएनएस की धारा 152 देशद्रोह की धारा है ये, और इसमें सजाए मौत और आजीवन कारावास तक की सजा है, और सजा जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। धारा 147 देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा है, इसमें सजाए मौत और आजीवन कारावास तक होता है, सजा जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। धारा 148 ये धारा भारत के खिलाफ साजिश रचने की है और इसमें सजा आजीवन कारावास है और 7 साल की जेल की सजा है। सजा 7 साल की जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। धारा 3 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओएसए, गोपनीय सरकारी जानकारी इकट्ठा करना और सैन्य या रक्षा से जुड़े, इसमें 14 साल की जेल है। अगला है
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ही कम से कम 3 साल तक की सजा है। धारा 4 विदेशी एजेंटों से संपर्क रखना शामिल है। धारा 4 में जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो, इसमें सजा 2 साल तक की है। धारा 5 गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना शामिल है, इसमें सजा 3 साल की जेल है और जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यूएपीए जासूसी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी है। यूएपीए की धारा 16, 17 या 18 लागू हो सकती है। सजा मौत और आजीवन कारावास है, इसमें सजा जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी हो सकता है। जासूसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तो निवारक नजरबंदी लागू हो सकती है और इसके साथ ही सजा का प्रावधान भी है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। एक सेना हार गई, भारत ने पीट दिया और बुरे काम पर प्रमोशन मिल गया है। असीम मुनीर को पदोन्नति मिल गई है। पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चली कि असीम मुनीर को पदोन्नत कर दिया गया। और गाजी और शोता इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल के ओहदे का एजाज भी दिया है। अब ये उनको मजीद जो मिलिट्री एफर्ट्स हैं उससे भी नवाजा जाएगा जो अफसरान और अब आइए देखिए कि आखिर मुनीर को यह पदोन्नति क्यों दी गई है। ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा मुनीर ने। दरअसल भारत से हारने के बाद मुनीर को यह इनाम मिला है। फर्जी खबर और प्रोपेगेंडा फैलाकर पाक में जश्न हो रहा है। इसी कड़ी में हार के बाद मुनीर को प्रमोशन दे दिया गया। पहला देश है जो हारने पर प्रमोशन देता है। जनरल मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया गया और इसके लिए शाबाश कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। पाक में फील्ड मार्शल का पद सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद है। मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बन गए। इससे पहले अयूब खान 1959 और 67 के बीच इस पद पर थे। माना जा रहा है यह फैसला भी प्रोपेगेंडा के तहत लिया गया है। इससे दुनिया में मुनीर की सेना की जीत का संदेश जाएगा। दुनिया के देशों को लगेगा जनरल मुनीर ने कोई बहुत बड़ी जीत दिलवाई है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। हालांकि पाकिस्तान की सच्चाई इससे पूरी तरह से अलग है। भारत ने जो जीत का दावा किया, पाक खुद धीरे धीरे उसके सबूत दे रहा है, यह हकीकत है। अब आपको तस्वीर दिखाऊं, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल अयूब खान को बनाया गया था। यह अयूब खान है। अयूब खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं। लेकिन असीम मुनीर को सुनिए जरा। असीम मुनीर दरअसल सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है। असीम मुनीर का जो दिमाग है वो किसी कट्टरपंथी आतंकी से कम नहीं है जिसने धर्म के और धार्मिक चश्मे लगा रखे हैं। सुनिए। There's the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. अब मैं आपको बताऊं, आपने सुना असीम मुनीर के दिमाग को समझ लिया आपने, लेकिन मैं अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कि पाकिस्तान ने जो बम फेंके या जो बम मारे हैं उनका हाल क्या है। मुनीर को बेशक प्रमोशन दे दिया हो, वो आ तो गए लेकिन फट नहीं रहे। ये भारत में आकर पाकिस्तान का बम गिरा है लेकिन फटा नहीं। ये हाल है। सोचिए, इनके बमों को फोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी। अगली तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तानी बम को उसके बाद डिफ्यूज किया गया है। ऐसे ऐसे बम बनाते हैं ये लोग। और कुछ ऐसा ही हुआ था
जो चीनी बम लिए थे इन्होंने, उसका हाल देखिए। भारत ने सारे चीनी बम गिरा दिए थे। चीन परेशान है, सारे बम गिर गए उनके। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, ये चीन की PL-15 मिसाइल है। चीन को जिस पर बहुत फक्र था, पाकिस्तान को दिया लेकिन गिरा दिया। अब दुनिया के देश चीन के मिसाइलों का मलबा मांग रहे हैं। जो भारत के पास चीनी मिसाइलें आकर गिरी हैं, क्योंकि चीन को अपनी ताकत पर बहुत गुमान है, बहुत घमंड है। अब दुनिया के देश चाह रहे हैं ये जो मलबा भारत के पास चीन का आया, ये हमें दे दो, हम इस पर रिसर्च करेंगे और उसके बाद चीन की काट खोजेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाक चारों खाने चित रहा है और पाकिस्तानी सेना को PL-15 मिसाइल चीन ने दिए थे। अब चीन का PL-15 मिसाइल दुनिया भर के लिए एक पहेली बन गया है। दुनिया के 7 दिग्गज देश भारत से PL-15 मिसाइल के मलबे की मांग कर रहे हैं। इन देशों ने चीनी मिसाइल के मलबे का डेटा शेयर करने की अपील की है, क्योंकि चीन अपने मिसाइल को सबसे बेहतर होने का दावा करता रहा। ये सभी देश जानना चाहते हैं कि चीन के दावे में आखिर कितना दम है। ये भी समझना चाहते हैं कि चीन ने उन्नत हथियार कितने ताकतवर हैं। चीन के इन हथियारों में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जिन देशों ने इसके मलबे की मांग की है उसमें 5 आइज देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। फ्रांस और जापान ने भी इसके मलबे की मांग की है। दरअसल ये देश आगे की तैयारियों को लेकर सतर्क है, क्योंकि जैसे जैसे चीन की ताकत बढ़ रही है वो और ज्यादा उग्र और एग्रेसिव हो रहा है। ऐसे में चीनी हथियारों के विश्लेषण से आगे की तैयारी आसान होगी। इसे काउंटर करने के लिए उन्नत किस्म के हथियार बनाने में मदद मिलेगी। फ्रांस दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता विक्रेताओं में शामिल है और पिछले कुछ सालों में उसका हथियार प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ा है। चीन के सबसे बड़े दुश्मनों में जापान का नाम भी शुमार है और चीन जापान पर ताइवान को मदद का इल्जाम लगाता है। कई बार जापान पर अटैक की धमकी भी दे चुका है। ऐसे में चीन अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत करना चाहता है। इस बीच भारत ने युद्ध के दौरान मिले मलबे का विश्लेषण भी शुरू कर दिया है। खबर है कि भारत की प्राथमिकता PL-15 मिसाइल का अध्ययन सबसे ऊपर है और भारत डिफेंस की सबसे बड़ी जो रिसर्च संस्था है DRDO ने इसका अध्ययन भी शुरू कर दिया है। सुनिए जरा इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का ज्यादातर सेनाओं का सामान चाइना से आता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत इतरा रहा था, सोच रहा था कि बहुत ज्यादा चीन ने सामान दिया हुआ, काफी आधुनिक सामान है। परंतु जिस प्रकार से पाकिस्तान के सभी हमलों को हमने विफल किया, चाहे वो ड्रोन के हमले हो, मिसाइल के हमले हो, एयर टू एयर मिसाइल PL-15 जो उनको नहीं मिली थी उसको भी गिरा दिया गया और सारे हमले विफल कर दिए गए। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया गया। एक भी हमला पाकिस्तान का सफल नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बदनामी है। उसके विरुद्ध हमारे सभी हमले सफल हुए। चाइना ने अपनी PL-15 मिसाइल की इतनी शेखी मारी थी कि ये तो हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चलती है। वो मिसाइल जो दिल्ली को टारगेट करके दागी गई थी वो होशियारपुर में गिरी पाई गई। अब उस मिसाइल को दुनिया के दूसरे देश हिंदुस्तान से लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी खास बात है चाइना की इस मिसाइल में। मगर चाइना का डर मैं समझता हूं कुछ और है। उसका डर यह है कि उसके जितने हथियार हैं वो दूसरे देशों के हथियारों की कॉपी करके या रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए गए हैं। उसे डर है कि कहीं इसके में इस हथियार को किस हथियार की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया था ये दुनिया को पता लग जाएगा। कुल मिला के ये चाइना की एक बड़ी बेइज्जती है। चीन को भारत बराबर से जवाब दे रहा है और हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। बातचीत बंद थी पहले से। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को। ये वो हथियार हैं जिससे भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भारत ने जो उनके पोस्ट उड़ाए हैं पाकिस्तान के और इन्हीं हथियारों से पोस्ट उड़ाए गए। आपको बताऊं ये हथियारों की खासियत क्या है, जिन हथियारों का भारत ने इस्तेमाल किया है। और ये सारे हथियार, बड़ी चीज ये है, ये भारत में बने मेड इन इंडिया हथियारों से हमने पाकिस्तान को मारा है। अब एक एक हथियार मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं ATGM।
मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इससे पाक में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। टैंक के साथ ही बंकर और पोस्ट को उड़ाने में सक्षम है ये। इसमें 95% तक सटीक निशाना लगाने की खूबी है। नाग और अमोघ जैसे ATGM DRDO ने विकसित किए हैं। अगला देखिए, इगला मिसाइल। इगला मिसाइल ने LOC पार दुश्मन के टारगेट ध्वस्त किए। यह कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है और फाइटर जेट के खिलाफ इसकी सफलता दर 75% है। अखनूर में तैनात इगला मिसाइलों ने आत्मघाती ड्रोन गिराए थे। यह रूस में निर्मित है, लेकिन कुछ हिस्सा भारत में असेंबल हुआ है। यह आकाश तीर, इसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई। यह स्वदेशी वायु रक्षा तंत्र है जो AI और सैटेलाइट आधारित तकनीक पर लैस है। यह रडार डेटा पर आधारित खुद एक्शन की क्षमता वाली वायु रक्षा प्रणाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निचले स्तर पर किए गए सभी हमले इसी ने नाकाम किए। 600 से अधिक पाक ड्रोन नष्ट किए। इनमें तुर्की के ड्रोन और PL-15 शामिल है। ड्रोन मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने में इसकी सटीकता 100%। यह है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। 6 से 10 मई के दौरान LOC पार आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया है। पिनाका एक साथ 12 रॉकेट को 44 सेकंड में दागता है, जो बड़े क्षेत्र में प्रभावी है। पिनाका MKI MK2 की रेंज करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। यह है नागास्त्र 1। यह भारत की पहली स्वदेशी सुइसाइड ड्रोन है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान POK में सटीकता से आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए। 4500 किलोमीटर ऊंचाई और 100 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान में सक्षम है। 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में रियल टाइम लक्ष्य पहचान कर हमला करने में सक्षम है। यह है भारतीय हथियारों की ताकत। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गए, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये एडी गन जो कि लगभग 5 जवान ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी रेंज की बात की जाए और एडी गन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये ZU 23mm एंटी एयरक्राफ्ट एडी गन है जिसमें कि 2 बैरल्स लगे हैं, यानी कि कोई भी लो फ्लाइंग ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट आसानी से नीचे लाया जा सकता है, उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है इस एडी गन के माध्यम से। और यही वजह है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इस एडी गन का बहुत ही पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने, हमारे योद्धाओं ने इसका इस्तेमाल किया और लगभग 4 से 5 ड्रोन्स को इस खत्म किया और उनको नीचे लाया गया सिर्फ इस एडी गन के इस्तेमाल से। और इस प्रकार की ये ड्रिल है जो कि एडी गन को ऑपरेट करने वाले जवान हमें दिखा रहे हैं। तो बॉर्डर से हर्षा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान कभी हाथ भी मिलाया करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये बागा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीर है जहां हाथ मिलाते थे भारत और पाकिस्तान के जवान जब शाम को गेट बंद होते थे। लेकिन अब यह बंद हो गया है। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई, गेट बंद हुआ, लेकिन गेट बंद था, दोनों सेनाओं ने हाथ नहीं मिलाए। भारतीय सेना ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से गेट भी नहीं खोले गए और न हाथ मिलाए गए। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब के बाद रक्षा मंत्री एक बड़े रोल में रहे उस पूरे ऑपरेशन के दौरान। अब जंग पर सियासत भी शुरू हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी ने पिछले दिनों हमला किया। अब राहुल गांधी ने हमला किया तो बारी बीजेपी को जवाब देने की थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। बीजेपी ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का और आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक तस्वीर जारी की जिसमें शहबाज के ऊपर राहुल गांधी पीठ पर हैं। तो आइए आपको बताऊं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं, उन्हें मीर जाफर तक कह दिया है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला और
इन पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा, राहुल ने प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी यह नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे हैं या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया है। एक ये तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की। दूसरे पोस्ट में मालवीय ने राहुल को मीर जाफर बताया है। मीर जाफर को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। मालवीय ने इसमें राहुल को शाहबाज की पीठ पर खड़ा दिखाया है, जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। नीचे शाहबाज कहते हैं, तेज आवाज में पूछो। दरअसल राहुल पिछले कई दिनों से जयशंकर पर हमलावर हैं। एक वीडियो पोस्ट कर जयशंकर की देशभक्ति पर सवाल उठाए उन्होंने। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि जयशंकर की वजह से हमने कई विमान खो दिए, क्योंकि जयशंकर ने एक्शन से पहले पाकिस्तान को प्लान लीक कर दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय राहुल के आरोपों को खारिज कर चुका है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं, उस पे कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहां पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या मेरी समझ के परे है। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बीजेपी राहुल गांधी को मीर जाफर कह रही है। आपने बहुत बार मीर जाफर का नाम सुना होगा। तो मीर जाफर था कौन? मीर जाफर एक मुगल जनरल था जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। जाफर को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है, क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी। 1757 की पलासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, और जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की बुरी हार हुई। सिराजुद्दौला की हार की वजह से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, और इसलिए गद्दारी का जिक्र होता है तो जाफर नजीर बन जाता है। और सिराजुद्दौला काल को बंगाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सिराजुद्दौला के समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी। उस वक्त मुर्शिदाबाद बंगाल का सबसे बड़ा शहर था और इसकी आबादी ब्रिटेन के लंदन के बराबर हुआ करती थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। एक और जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं, जिसका जिक्र बहुत दिन से नहीं हुआ। गाजा में लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी भी हो रही है, रॉकेट भी दागे जा रहे हैं, और नेतन्याहू की अपनी सेना ग्राउंड पर भी एक्शन ले रही। आपको बताऊं कि आखिर नेतन्याहू इस वक्त क्या कर रहे हैं। और कल तो खबर आई, नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा पर कब्जा करेंगे। इजराइल ने गाजा में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन में गाजा पर कई बड़े हवाई हमले हो चुके हैं। गाजा पट्टी में हमास के 150 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इजराइल के हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे, लड़ाई बहुत तेज है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गाजा के सभी इलाकों पर नियंत्रण कर लेंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जमीनी अभियान भी शुरू किया है। इजराइल ने पूरे इलाके में हमले तेज कर दिए। इजराइल ने खान यूनुस शहर को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से नाकेबंदी लगा दी है, जिसके चलते गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने फैसला वापस लिया। नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया है। सरकार के कई मंत्री सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं इस पर। लड़ाई बहुत तेज है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम गाजा पट्टी के सभी इलाकों पर नियंत्रण कर लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन सफल होने के लिए हमें इस तरह काम करना होगा जिसे रोका न जा सके। अब आपको मैं गाजा की स्थिति बताऊं।
गाजा में हालात ये है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, खाने को मोहताज हैं लोग। أنا فوق 12 مرة الجرعة والجوع الله ينتقم منهم من ربك بس. وين نروح؟ نثبت لنا مكان نروح فيه. أنا فوق 12 مرة نزحت. مرة عرفة. ये गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले 3-4 दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आइए अब आपको बताऊं कि अभी हालात क्या हैं और नेतन्याहू जो कह रहे थे उस पर कई देश विरोध में खड़े हो गए। इजराइल के हमले से गाजा पहले ही खंडर जैसा बन गया, लेकिन नेतन्याहू अब भी गाजा पर हमला बंद नहीं कर रहे हैं। गाजा में अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ है। कहीं लोग भागते दिखे तो कहीं बच्चे महिलाओं के शव ले जाते नजर आए। 72 घंटों में इजरायली बमबारी में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। यूएन ने गाजा में भारी जान माल के नुकसान का डर जताया है। 48 घंटे में 14,000 बच्चों की मौत की आशंका जताई है। कहा है कि नेतन्याहू गाजा में खाना, पानी और दवा नहीं पहुंचने दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कल ही गाजा में खाना भेजने की इजाजत दे दी थी, लेकिन गाजा में उन्होंने 24 घंटे में सिर्फ 5 खाने के ट्रक जाने दिए। लाखों भूखे लोगों के लिए यह खाना समंदर में पानी के बूंद जैसा है, क्योंकि गाजा में पहले खाने, पीने और दवा के 600 ट्रक जाते थे, लेकिन अब पूरे गाजा में अकाल और कुपोषण का माहौल बन गया है और इसका सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे और नवजात बच्चे बन रहे हैं। इजरायली हमले से गाजा में अब तक 61,000 मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों में करीब 70% छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। इजराइल के गाजा पर कड़े एक्शन का कई देश विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने नेतन्याहू से कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तीनों देशों ने गाजा के हालात को असहनीय बताते हुए धमकी दी है, अगर अभियान जारी रखा तो हम उसे ठोस जवाब देंगे। सुनिए जरा, जो महिलाएं हैं इशारों में ही सही वो बता रही हैं कि उन तक खाना नहीं पहुंच रहा। خلقنا يما حرام عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم زي ما رحلونا كم مرة من دورنا وين نروح तो आप गाजा के हालात देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, 8,000 घर पर बुलडोजर। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पहले फेज में जो गुजरात में बुलडोजर चल रहा था, पहले फेज की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दूसरे फेज में बुलडोजर आए हैं, दूसरे फेज का एक्शन शुरू हो गया है और बुलडोजर ने लगभग 8,000 घर गिराने। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो बस्ती है जिस पर बुलडोजर चलना है और चलना शुरू हो गया है। 8,000 घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आखिर इतने घरों पर एक साथ बुलडोजर क्यों चल रहा है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पहली बार एक साथ 80 बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद में 30 दिन में 8,000 घर ध्वस्त कर दिए गए जाएंगे और एक्शन के लिए 3,000 पुलिस और सैकड़ों ट्रक भी उतार दिए गए। 25 थानों की पुलिस और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी होने लगी है। और फिर गुजरात में हजारों घरों पर गरजने लगा बुलडोजर। ये मेगा बुलडोजर एक्शन चंदोला झील के पास चल रहा है। आरोप है कि यहां हजारों बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए हैं। अहमदाबाद के इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। झील के दोनों ओर करीब 100 एकड़ में हजारों अवैध घर बने थे। मतलब अहमदाबाद चिड़ियाघर के बराबर अवैध जमीन पर कब्जा था। और पहलगाम हमले के बाद इनकी पहचान और सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। अहमदाबाद से पुलिस ने 207 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दरअसल यहां जांच में सामने आया कि चंदोला झील के पास अवैध कॉलोनी बनाई गई। आरोप है कि यहां से वो आपराधिक और देश विरोधी साजिश रचते थे। यह मामला सामने आते ही गुजरात सरकार ने बुलडोजर एक्शन छेड़ दिया। पहले चरण में 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया और 4,000 से ज्यादा अवैध घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। इलाके के कुछ लोगों ने विरोध किया और गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे एक्शन जरूरी है। मतलब अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई। तो अब बुलडोजर एक्शन का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। इसमें 2.5 लाख वर्ग मीटर का अवैध इलाका खाली कराना है।
सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर अधिकारी। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा, और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज़ 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में सीपी सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी हो। चंडोला तालाब जो है उसमें जो गैरकायदेसर एनक्रोचमेंट है उसके फेज़ 2 अंतर्गत आज एएमसी द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है उसमें 25 एसआरपी कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज एनक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है हटाने की। और आइए बात आज के सूत्र की है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि उस दरवाजे को देख ही नहीं पाते जो हमारे लिए खुला है। मतलब नाकामी के बजाय मौके पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का यह सूत्र दिया था टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल का जन्म 1847 में स्कॉटलैंड में हुआ। बेल की माता जी ठीक से सुन नहीं पाती थी, इससे वो बहुत निराश रहते थे कि मां को सुनाई नहीं देता है। लेकिन निराशा को दुख में बदलने के बजाय इसे कुछ बड़ा करने की प्रेरणा बनाया। वो खूब पढ़ते, नई नई खोज और तरीकों पर विचार करते रहते। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बेल ग्रेजुएट हो गए। 16 साल में बेहतरीन संगीत के शिक्षक। बेल बहरे लोगों के लिए खास यंत्र बनाने में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें विचार आया, लोग दूर होते हुए भी कैसे बात कर पाएं, ऐसा कुछ बनाएं। बेल के पास प्लान तो था, लेकिन जरूरत थी तकनीक की और तकनीकी मदद की। अमेरिका के एक इंजीनियर थॉमस वॉटसन ने तब उनकी मदद की और 29 साल की उम्र में 1876 में ग्राहम बेल ने फोन की खोज कर ली। फोन में सबसे पहले उन्होंने दूसरे कमरे में बैठे सहयोगी थॉमस से बात की थी। मतलब आज हर हाथ में जो मोबाइल फोन और स्मार्टफोन है उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। बेल ने बाद में मेटल डिटेक्टर समेत 18 चीजों की खोज की। फोन से लोगों की जिंदगी में क्रांति लाने वाले ग्राहम बेल ने सूत्र दिया था, सभी बड़ी खोज बड़ी सोच का नतीजा है, लेकिन सोच को खास लक्ष्य या काम पर फोकस करना चाहिए। सूरज की किरणें भी तब तक नहीं जलती जब तक फोकस नहीं की जाती। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप।